और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। जी हाँ, कोरोना वायरस ने एक और शख्स की जान ले ली है। मुंबई में कस्तूरबा अस्पताल में ज़ेर इलाज एक 64 साला शख्स की मौत हो गई है। मरकज़ ने मुंबई में हुई ताज़ा हलाकत की तस्दीक कर दी है। मुल्क में अब तक 3 अफराद कोरोना वायरस की ज़द में आकर हलाक हो चुके हैं। इससे पहले कर्नाटक और दिल्ली में कोरोना वायरस से एक हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उधर कुछ नए मामलों की भी तस्दीक हुई है। कर्नाटक और नोएडा में 2 मामलों की तस्दीक हुई है। अब तक 125 से ज़्यादा मामले मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रोशनी में आ चुके हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में कोरोना वायरस के मज़ीद 3 मामलों की तस्दीक की गई है। इस बीच मरकज़ ने अफगानिस्तान, फिलिपाइन और मलेशिया से हिंदुस्तान आने वाले पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र ये फैसला लिया गया। आज दोपहर 3 बजे के बाद कोई भी फ़्लाइट इन ममालिक से हिंदुस्तान नहीं आएगी। सफ़री पाबंदी 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस बीच लोगों से अवामी मुकामात पर जाने से परहेज़ करने को कहा गया है। महकमा आसार कदीमा ने लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल समेत दीगर अहम सयाहती मकामात को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। और वहीं हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और लोगों के खौफ को देखते हुए हुकूमत ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस पर फ़ोन करके आप कोरोना से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेंटर का दावा है कि लगातार लोगों के फ़ोन कॉल्स उन्हें मौसूल हो रहे हैं, लेकिन जब हमने इस नंबर पर रब्ता करने की कोशिश की तो ये नंबर मिला ही नहीं। यहाँ तक कि इस ऑफिस के बाहर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को इस नंबर के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। हमारी साथी रचना ने तमाम हालात का जायजा कुछ यूं लिया। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 113 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि लोग कोरोना वायरस को लेकर जो भी क्वेरी हैं उस नंबर पर जाकर उसका पता कर सके। इस वक्त मैं उस ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ जहाँ से ये हेल्पलाइन नंबर चल रहा है। अगर आप पीछे देखेंगे तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के जरिए ये नंबर ऑपरेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर लोगों के कॉल आ रहे हैं, लोग क्वेरी कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उसका नंबर है 01123978046। लेकिन आलम यह है कि यहाँ पर खड़े जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर ये नंबर भी नहीं जानते और उनको ये भी नहीं पता कि कंट्रोल रूम कहाँ पर बना हुआ है, किस तरीके से बात करनी है। यहाँ तक कि मीडिया के जो लोग पहुँच रहे हैं उनके साथ भी मिसबिहेवियर किया जा रहा है। अब हम इस नंबर का खुद ही परीक्षण कर लेते हैं कि वाकई में ये नंबर किस तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में ये नंबर डायल है 01123978046। अब हम इस नंबर पर कॉल मिलाते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने इस कॉल को मिलाने के लिए ये नंबर दबाया और नंबर अब जा रहा है और अभी ये नंबर कट गया, ये नंबर नहीं लगा है। एक बार हम फिर कोशिश करेंगे इस नंबर पर फ़ोन करने की, क्या वाकई में ये नंबर काम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा ये नंबर मिलाया और इसके बाद मैंने इसको रखा और स्पीकर पे हम ऑन कर देते हैं ताकि पता चले कि ये नंबर लगता है या नहीं लगता। आप देख सकते हैं कि ये नंबर वापस से कट गया और कम से कम सुबह से हम 10 बार ये नंबर इसी तरीके से ट्राई कर चुके हैं, लेकिन जो नेशनल सेंटर डिसीज़ कंट्रोल है लगातार दावा कर रहा है कि लोगों के तमाम कॉल आ रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं कि खांसी हो, बुखार हो, जुकाम हो तो किस तरीके से बचा जा सकता है। लेकिन आलम यह है कि सुबह से मैं इस नंबर पर 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन अब तक ये नंबर नहीं लग पाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से ये नंबर जो जारी किया गया है वो लोगों की हेल्प किस तरीके से कर पाएगा। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में कोरोना वायरस के मज़ीद 3 केसेस सामने आ गए हैं। करगिल के सिनको इलाके में एक शख्स के टेस्ट मुस्बत पाए गए। लद्दाख में अब कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 6 तक जा पहुंची है। कमिश्नर सेक्रेटरी आर संपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी और कहा कि लद्दाख में पहले ही 3 अफराद इस वायरस के शिकार थे और आज मजीद 3 अफराद के टेस्ट
पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें करगिल के सिनकू से 1 और 2 लेह से हैं। तमाम मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। हालात को देखते हुए सिनको द्रास में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। लद्दाख में कोरोना वायरस के कल जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 3 पॉजिटिव नए केसेस आए हैं, जिसमें से एक केस कारगिल के संकू एरिया का है। उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल ने CRPC 144 वहाँ इम्पोज किया है, जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि किसी भी जगह पर 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। उसी तरह ज़िला प्रशासन ले भी बहुत शीघ्र ही अपनी तरफ से एक ऑर्डर निकालने वाला है। हम लोगों ने पब्लिक में ये अपील किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनके संपर्क में आए हों, और यदि उनको लगता है कि उनके कोई लक्षण है जिससे कि उनकी तबीयत खराब होने का संकेत मिलता है, तो वो इस बात को छुपाए नहीं और तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आके अपने आप को स्कैन और अपना सैंपल दे और अपना जो है टेस्ट कराए। जो 3 पॉजिटिव केसेस है उनको हमने इमीडिएटली कल रात को ही आइसोलेशन में रखा है। एक जो संकू का केस था वो ऑलरेडी आइसोलेशन में था क्योंकि उनकी मदर सस्पेक्ट थी, तो उनको आइसोलेशन में रखा था। लेके जो केसेस है उनमें से एक पुराने हमारे पेशेंट का ही रिलेटिव था, जो हमारे एक स्टाफ है मेडिकल का, उनको कल शाम को उन्होंने खुद वॉलंटरली आइसोलेट उन्होंने किया है, तो वो आइसोलेटेड है सब। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे की। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ हुकूमत को फ्लोर टेस्ट कराने की हिदायत देने वाली अर्जी पर समाअत करते हुए मध्य प्रदेश हुकूमत और कांग्रेस के बागी अरकान असेंबली को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत इस मामले पर कल सुनवाई करेगी। गुज़िश्ता रोज MP के साबिक़ वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तानी फौज के बाद बहरिया में भी ख़वातीन ऑफिसर्स को मुस्तकिल कमीशन देने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को 3 माह में ख़वातीन अफसरों को मुस्तकिल कमीशन देने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट फौज में ख़वातीन को मुस्तकिल कमीशन का पहले ही हुक्म दे चुकी है। बहरिया में ख़वातीन के मुस्तकिल कमीशन के मामले पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि मुस्तकिल कमीशन देने के मामले में मर्दों और ख़वातीन के साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। वज़ारत दाखिला ने पीर के रोज़ इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जस्टिस गोगोई को आइन के दफ़ा 80 के सेक्शन 3 के तहत हासिल करदा अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए राज्यसभा के लिए नामजद किया। वाज़ेह है कि जस्टिस गोगोई मुल्क के 46वें चीफ जस्टिस थे। पिछले साल 17 नवंबर को इस ओहदे से रिटायर हुए थे। बतौर चीफ जस्टिस उनका दौर तकरीबन 13.5 माह रहा और उनकी सरबराही में 5 जजों की बेंच ने गुज़िश्ता साल 9 नवंबर को अयोध्या तनाज़े पर मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया था। MIM सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामजद किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि उनकी नामजदगी से सुप्रीम कोर्ट को शक की निगाह से देखा जाएगा। ओवैसी ने कहा कि गोगोई को ये ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। एक सवाल उठाया है, सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये क्विड प्रो क्यो है क्या, और मैं नहीं बल्कि जस्टिस लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने ये कहा कि इनके इस अपॉइंटमेंट से सुप्रीम कोर्ट की इम्पार्शियलिटी के ऊपर कई सवालात उठते हैं। तीसरा ये है कि 2012 में लेट अरुण जेटली ने राज्यसभा में स्पीच देकर कहा था कि रिटायरमेंट से पहले जो फैसले होते हैं जजेस के और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलता है वो फौरन नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह है कि इनके कई ऐसे फैसलों से सरकार को, मौजूदा मोदी सरकार को पॉलिटिकली फ़ायदा मिला है, चाहे वो CBI का केस हो, अयोध्या बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट हो या रफ़ाइल का मामला हो। गोगोई ने खुद एक सुप्रीम कोर्ट के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसमें उन्होंने बैठकर अपने फैसले में कहा था जो केस था ट्रिब्यूनल मेंबर्स को रीअपॉइंटमेंट का, उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मिस्टर गोगोई इसको कबूल नहीं करेंगे। अगर कबूल करते हैं तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं
और कई सवाल निशान उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामजद किए जाने पर संजय राउत ने कहा कि अब लेन देन का तरीका राइज हो गया है। उन्होंने कहा कि अदालत और इलेक्शन कमीशन को इन सब से खुद को बचाए रखना बेहद जरूरी है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो व्यक्ति हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है, उसने इस प्रकार से राजनीति से दूर रहना चाहिए। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हो किसी भी राज्य के, इलेक्शन कमीशन हो। लेकिन आजकल आफ्टर रिटायरमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहाँ राज्यपाल बनना चाहते, किसी केरल में बन गए और कहीं जाना चाहते हैं। अब हमारे लोकतंत्र में और राजनीति में एक आदत पड़ गई है, लेने वाला भी खुश होता है, देने वाला भी खुश रहता है। ये लेन देन का व्यवहार होता है। लेकिन कुछ संस्था है, उससे दूर रहना चाहिए। उसमें से हमारी जुडिशरी है और इलेक्शन कमीशन है। आपका सीधा संबंध इससे दिखता है। राज्यसभा का नॉमिनेशन एक अपने बड़ी बात है, प्रेसिडेंट नॉमिनी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ी बात नहीं हो। आप हमारे आदर्श थे, हम आपके तरफ हमेशा उस नज़र से देखते थे कि आपके हाथ में न्याय का तराजू है। तो आपके ऊपर तो क्रिटिसाइज होगा, आपको झेलना पड़ेगा, देख लेंगे। दिल्ली फसादात के मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी के लिए मुल्क भर में कोशिशें की जा रही हैं और इसी ताल्लुक से एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी अपनी तनख्वाहों का कुछ हिस्सा मुतासरा अफराद की मदद के लिए वक्फ करने का फैसला किया। इसी के तहत तकरीबन 22 लाख रुपए जमा किए गए। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हमजा मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि हम लोग रोज़ अव्वल से मुतासरा अफराद के लिए काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक मेडिकल टीम भी दिल्ली में मुतासरा कैंप का दौरा करके आई है। आरडी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने जिस तरह से पहले दिन से जो दिल्ली में दंगा हुआ था, उसको पेश नज़र रखते हुए हमने पहले दिन से अपने रेजिडेंट के सामने ये बात रखी थी कि आरडीए इस मसले मसाइल को बड़ी गंभीरता के साथ ले रही है। और आरडीए ने सारे रेजिडेंट से अपील की थी इस चीज़ को लेकर के कि सब अपनी जो है अकाउंट से जो है अपनी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन की सैलरी कटवाएंगे। और लोगों ने ऐसा किया, जिसके चलते जो है लगभग 21 से 22 लाख रुपए जो है हम आरडीए ने इकट्ठा किया। और हम जो दिल्ली की एक फाउंडेशन है जो काम करती है हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन रिहेबिलिटेशन में, उनसे भी टच में है ताकि उनसे भी हम उनके डाटा को भी अपने इस्तेमाल में ला सकें कि उन्होंने भी जो फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया है। हमने टाइम फ्रेम सेट किया कि 1 महीने बाद हम फॉलोअप विजिट पे जाएंगे और उसमें असेस करेंगे कि जो रिक्वायर्ड फैमिली जिन फैमिलीज़ की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें उनको कितना आपूर्ति हो गई है और किनकी अभी भी आपूर्ति नहीं हुई है। उस जिनकी आपूर्ति नहीं हुई है उनके इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन में हम काम करेंगे और उनकी जो भी नुकसान हुए हैं, जो उनके अर्निंग मेंबर्स थे फैमिली के, जो उनके घर का सारा बोझ संभालते थे, उनकी जो भी इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन हो सकती है ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम उनको डायरेक्ट सामान मुहैया कराएंगे, ना कि किसी को पैसे अकाउंट में हम नहीं देने के फेवर में हैं, हम उनको डायरेक्ट सामान मुहैया कराएंगे। कर्नाटक के जिला बीदर की दीनी दरसगाह जामिया नूरुल इस्लाम चटकुप्पा में हुफ्फाज़ कुरान की दस्तारबंदी की गई। देवबंद और चेन्नई के उलमाए कराम ने जामिया नूरुल इस्लाम के 10 तलबा की दस्तारबंदी की। 24 साल पहले चटगुप्पा के एक आशूरा खाने से मदरसे का आगाज हुआ था। इसका शुमार रियासत के अहम मदारिस में किया जाता है। आपको दिखाते हैं बीदर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साजिद पाशा की ये रिपोर्ट। 24 साल कबल चटगुप्पा के एक आशूर खाने में शुरू किए गए दीनी तालीमी इदारे जामिया नूरुल इस्लाम ने अपने इदारे से 100 से ज्यादा कौम के होनहारों को जेवर दीनी तालीम से आरास्ता किया है। इसी कड़ी में आज 10 तलबा की दस्तारबंदी की गई। चटगुप्पा में जामिया नूरुल इस्लाम के क़याम से कबल अतराफ व इकनाफ में दीनी तालीम का नज़्म नहीं था। से 24 साल पहले हमने हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत पर अपने गाँव में नूरुल इस्लाम के नाम से एक शमा रोशन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इतना तनावर किया है कि हर साल यहाँ से कई हुफ़ाज़ फारिग हो रहे हैं और बड़ी जामियात में उलमा बनकर वो
मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दस्तारबंदी जलसे से खिताब करते हुए मौलाना डॉक्टर अब्दुल खालिक नदवी ने कहा कि इस्लाम अमन व भाईचारे और मसावात का दर्स देता है। मौलाना ने कहा कि इन छोटे छोटे मदारिस से तालीम पाकर फारिग होने वाले हुफ्फाज मुल्क और अपने इलाके के लिए सलामती और तरक्की का सबब बनेंगे। चमन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। तमाशा देखो, तो आज ये छोटे छोटे मदारिस आज यहाँ से निकलने वाले इस मुल्क के लिए अमन और सलामती के अलमबरदार बनकर निकलेंगे। ईमान क्या है और दीन क्या है, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, उसका पता हमें कुरान करीम से चलता है। इंसान कैसा होता है तो कुरान करीम के सांचे में ढला तो सही इंसान। मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन कासमी देवबंद ने जामिया नूरुल इस्लाम के हुफ्फाज़ कराम की दस्तारबंदी करते हुए खिताब किया और कहा कि अल्लाह ने अपने बंदों को बेशुमार नियमतों से सरफराज किया है। इनमें से सबसे अफजल नियमत ईमान है। अल्लाह ने इंसानों को कुरान के जरिए जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया है। इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम, कंप्यूटर जैसी तालीम से भी हुफ्फाज़ कराम को सरफराज किया जाता है। बिदर से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद साजिद पाशा की रिपोर्ट। मेरठ के कदीम नौचंदी मेले की सैकड़ों बरस पुरानी तहजीबी और सकाफती रिवायत अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। नगर निगम, मेला कमेटी और ज़िला इंतज़ामिया की बदनज़मी जहां मेला इंतज़ामात पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, वहीं मेला कमेटी के रवैये से नाराज़ और परेशान दरगाह हज़रत बाले मियाँ और चंडी देवी मंदिर इंतज़ामिया ने अब इन दोनों मुकामात का ताल्लुक़ मेले से ख़त्म करने का ज़िला इंतज़ामिया को इंतबाह दे डाला है। पेश है मेरठ से ये रिपोर्ट। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली से एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम थोड़ी देर में शाहीन बाग पहुंचने वाली है और कोरोना वायरस के पेश नज़र भीड़भाड़ से परहेज करने का मशवरा देगी। एहतजाजियों से हुजूम से दूर रहने की अपील की जाएगी। पुलिस का ये भी कहना है कि ये मामूल का अमल है और इससे घबराने की बात नहीं है। तो अहम खबर, दिल्ली पुलिस की टीम थोड़ी देर में शाहीन बाग पहुंचने वाली है। कोरोना वायरस के पेश नज़र भीड़भाड़ से परहेज करने का यहाँ मशवरा देगी और एहतजाजियों से हुजूम से दूर रहने की अपील की जाएगी। और पुलिस ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये एक मामूल का अमल है। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम थोड़ी देर में शाहीन बाग पहुंचने वाली है, लेकिन ये मामूल का अमल है। इस पहले हमने आपको बताया था कि मेरठ के कदीम नौचंदी मेले की सैकड़ों बरस पुरानी तहजीबी और सकाफती विरासत ख़त्म होती नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। मेरठ का नौचंदी मेला हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल रहा है। मेले की कदीम रिवायत चंडी देवी मंदिर और हजरत बाले मियाँ दरगाह से वाबस्ता है, लेकिन कुछ बरसों में ये रिवायत महज कारोबारी तकाजों तक महदूद होकर रह गई है और अकीदत के इन मराकज़ को भी नज़रअंदाज किया जाने लगा है। इधर कूड़े और गलाजत का डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। नौचंदी मेला मैदान नगर निगम की लापरवाही और बदनज़मी की हकीकत खुद बयां कर रहा है। होली के बाद दूसरे एतवार से मेले की रिवायती शुरुआत कर दी जाती है, लेकिन मेला मैदान के हालात देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि नगर निगम और मेला कमेटी इंतजामात को लेकर कितना संजीदा है। नौचंदी के जो हालात हैं, जहां सारी दुनिया में गंदगी और बीमारी फैल रही है, इतनी बीमारी है, तो मेरे ख्याल में इस कदर गंदगी तो किसी गांव में भी नहीं थी। नौचंदी ग्राउंड के अंदर तमाम पानी भरा हुआ, खत्ता पड़ा हुआ है, कोई इंतजाम नहीं है। उद्घाटन बहरहाल 22 तारीख को होना है और इन हालात में नौचंदी 1 महीने में भी लगाई नहीं जा सकती। मेले की कोई पुरानी परंपरा या रिवायत या लोग जिसे त्यौहार की तरह नौचंदी मनाते थे, तो बात किसी को ख्याल नहीं है। सिर्फ पैसे कमाने का, कारोबार का एक जरिया बन गया और वो फॉर्मेलिटी के तौर पर उद्घाटन कर दिया जाएगा। नौचंदी नहीं लगेगी 1 महीने तक, उसके बाद रमज़ान शरीफ आ जाएंगे। रमज़ान शरीफ में नौचंदी नहीं चलेगी।
नगर निगम और जिला पंचायत के जेर एहतमाम मेला कमेटी इन दोनों मराकज की गंगा जमनी तहजीब की कदीम रिवायत की बुनियाद पर मेले का इनेकाद करती है और वक्फ अराजी का इस्तेमाल करके मुनाफा भी कमाती है, लेकिन दरगाह और मंदिर के रख रखाव और यहाँ मुनक़िद होने वाले सकाफती प्रोग्रामों के लिए कोई मदद नहीं करती। मेला इंतजामिया के रवैये से नाराज अब इन दोनों मजहबी मराकज के जिम्मेदारान ने खुद को मेला नौचंदी से अलग करने का इरादा जाहिर किया है। हमें तो नौचंदी बाले मियाँ के नाम पे, चंडी देवी के नाम पे लगा के उसका अनाउंस करके ना तो चंडी देवी मंदिर की कोई चीज़ देते हैं, ना हमें कोई मदद करते हैं, बल्कि जो हमारी ज़मीन यूज़ करते हैं 3 साल से हमारी ज़मीन का किराया जो सिर्फ जो है वो मुश्किल से 90,000 रुपये है और हमारी ज़मीन से 30-40 लाख रुपए कमाते हैं किराया लेके, वो भी इन्होंने आज तक नहीं दिया। तो हम तो इस पोजीशन में हैं कि ये बिल्कुल बाइकाट कर दें इसका और नौचंदी ना ही लगे तो ठीक है। प्रशासन का विनती करना चाहता हूँ, प्रशासन मेला अपने हाथ में ले ले, नहीं तो मैं इनका किसी तरह का सहयोग नहीं करूँगा नगर निगम का। मैं ना सामने वाले करेंगे ना हम करेंगे, उनका भी रोक रखा है पैसा, हमारा भी रोक रखा है। भाई पैसा मतलब अपने आप कराइए, पता नहीं पाई। मेला इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान इल्जामात और मुतालबात का एतराफ़ तो करते हैं, लेकिन वही रटा रटाया सा जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से दामन बचाते नजर आते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि 22 तारीख तक सारी सफाई निबट जाए और मेला एक ऐतिहासिक मेला है मेरठ का, मेरठ की शान है मेला नौचंदी, तो उस हिसाब से हम चाहेंगे कि मेला अच्छे से अच्छा भरे, जितना पहले भराते हैं उससे ज़्यादा अच्छा भव्य मेला हो। मेरठ के कदीम नौचंदी मेले का वजूद सैकड़ों बरस से इस शहर की मुश्तरका तहजीब और कदीम सकाफती रिवायात से वाबस्ता है। कदीम रिवायात के खत्म होने से अब इस तारीखी मेले का वजूद भी खतरे में नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर के नाम की तब्दीली का मामला एक मरतबा फिर गर्माता जा रहा है। रियासती हुकूमत ने नाम बदलने के मामले में सरकारी महकमा जात से इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब की है। शहर के चकलथान एयरपोर्ट का नाम संभाजी महाराज से मंसूब कर दिया गया है। हुकूमत के इक़दामात पर शहर में सियासत भी गर्माती जा रही है। क्या वाकई औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील किया जा सकता है या महज ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए? एक रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर का शुमार दुनिया के तारीखी शहरों में होता है। 16वीं सदी में आबाद ये शहर दरवाजे, नहर, बागात, महल्लात, मकबरे और तारीखी विरासत रखता है। मलिक अंबर ने इस शहर को बसाया तो शहंशाह औरंगजेब आलमगीर ने इस शहर की रौनक को दोबाला किया और दुनिया ने इस शहर को औरंगाबाद के नाम से जाना। लेकिन 25 साल पहले इस शहर का नाम तब्दील करने की जो कोशिश हुई थी, एक बार फिर वो कोशिश तेज हो चुकी है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है, तहम औरंगाबाद नाम की हिमायत और मुखालिफिन एक बार फिर मैदान में है। तो जो इशू सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हो चुका है, इसको दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता। अगर इसको दोबारा ओपन करने की कोशिश की गई, ये सुप्रीम कोर्ट का अवमान है, सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा इसका अर्थ होगा। और कोई गवर्नमेंट ये हिम्मत नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट की ओर में जाए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू अब ओपन नहीं हो सकता और ये नाम अब कभी बदलेगा नहीं। ये नाम बदल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नज़रों में लाकर ये बदल सकते हैं, क्योंकि ये नाम के उस समय के बाद में कलकत्ता का कोलकाता हुआ, मद्रास का चेन्नई हुआ, मायावती जी ने कई नाम बदल दिए थे। ये ऐसे सभी जगह के नाम जो बदल गए थे, उनके सरकार के कारण से सरकार ने फिर केंद्र सरकार की परमिशन लेके वो बदल दिया। पिछले 3 दहाइयों में औरंगाबाद नाम को लेकर काफ़ी सियासत हुई। कई गुमनाम चेहरे कदावर लीडर कहलाए। शिवसेना ने इसी मुद्दे पर कॉरपोरेशन से लेकर MP सीट तक कब्जा किया। अब चूंकि रियासत में मिली जुली सरकार है, तो इसे मुश्तरका एजेंडे का हिस्सा करार दिया जा रहा है। सरकार जो आहे खूप घाई करत आहे, कारण हुकूमत बहुत जल्दबाजी कर रही है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और उनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए अगर इस शहर का नाम संभाजी नगर कर दें तो कुछ वोट मिलेंगे, इसलिए ये सब चल रहा है। हमें सिर्फ ये कहना है कि शहर का नाता लोगों से जुड़ा होता है। आपने एयरपोर्ट का नाम बदलकर संभाजी महाराज कर दिया, हमने इसका इस्तकबाल किया। आप बिल्कुल कीजिए, जो बड़े बड़े इदारे हैं उनका नाम तब्दील कीजिए। संभाजी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत थी, आप इनका नाम एक शहर को देकर इनका नाम इतना छोटा मत कीजिए। हमें बस ये कहना है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। त्याचं नाव ठेवा ना तुम्ही, मोठा लोकांचं नाव जाता है। हमारे लिए संभाजी महाराज भी आदरणीय है, वो भी इस महाराष्ट्र की बहुत अहम शख्सियत है, लेकिन उनके नाम से
कोई एक अहम दूसरा शहर और खूबसूरत इससे बसाकर उसका नाम देना चाहिए। इस शहर को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब इसके पहले कोर्ट में मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये वाजे कहा था कि शहरों का बसाना आसान नहीं है, जाओ कोई नया शहर बसाओ और उसका नाम जो है तो संभाजी नगर दीजिए। तो ये शहर वालों की पूर्व की ख्वाहिश है कि ऐसा ना किया जाए कुछ भी तारीख से छेड़छाड़। हिंदुस्तान के सबसे बड़े रकबे पर बिला शिरकत गैरे 50 साल तक हुकूमत करने वाले मुग़ल फरमारवा औरंगज़ेब आलमगीर यहाँ अबदी नींद सो रहे हैं। इन्हीं के नाम से औरंगाबाद शहर आबाद है, लेकिन आज औरंगाबाद शहर के नाम को लेकर सियासत जारी है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू।